हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक 2023 का एनालिसिस लेकर फाइनली हम आपके लिए आ चुके हैं। गाइस, आज जो आपका एग्जाम हुआ है 20 फरवरी को, फर्स्ट शिफ्ट का इसका एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। और गाइस, आपको बता दें 100% आपको सही जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए, काफी सारे चैनल आपको गलत जानकारी दे रहे हैं, गलत क्वेश्चंस बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में नहीं आए, बट यहाँ पर हम थोड़ा लेट लेकर आए हैं आपके लिए वीडियोस पर पूरी चीजें 1 to 1 स्टूडेंट से बात करके लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो 110% रियल देखने को मिलेंगे। क्लियर है? 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का हमारा रहेगा, पूरी डिटेल के साथ में हम कवर करेंगे चीजों को। अगर आपका भी आगे आने वाले किसी दिन एग्जाम है तो आप हमें व्हाट्सएप पर इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और इस नंबर पर आप हमें क्वेश्चंस जो है वो जरूर से सेंड किया करें ताकि हम आपके लिए एग्जैक्ट एनालिसिस दे सके। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम पर और एप्लीकेशन पर दोनों जगह पर मिल जाएगी। इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, इन दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। क्लियर है? और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली ही आपको रेगुलर यहाँ पर एनालिसिस देखने को मिलेगा और 100% ऑथेंटिक आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि गलत जानकारी हम देंगे, आपको 100% सही जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। क्लियर है? तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। गाइस, महाशिवरात्रि स्पेशल महा ऑफर हमारा चल रहा है और इस ऑफर में आपको हमारे सभी कोर्सेज पर 90% तक की छूट दी जा रही है। वैलिडिटी 22 फरवरी 2023 लास्ट डेट है इसकी। इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। अगर आपने आबकारी आरक्षक किसी भी टेस्ट सीरीज में इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है और अब तक का सबसे एडवांस ऑफर ये है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसकी भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस, देखिए पहला क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है। मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक एनालिसिस हम कर रहे हैं 2023 का स्पेशल। आज का ये 20 तारीख का है, 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि किसने और कब दी थी? ये क्वेश्चन आपका बना है पहला। गाइस, इसके बारे में पूरी डिटेल हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। आगे आने वाले दिनों में अगर कुतुबुद्दीन ऐबक से क्वेश्चन बनेगा तो ये अगर पूरा कवर कर लिया तो यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर दान देने के कारण लाख बख्श या लाखों के दाता की उपाधि दी गई थी। तो बड़े पैमाने पर दान देने के लिए इनको लाख बख्श कहा जाता है, लाखों के दाता भी इनको कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और गुलाम राजवंश के संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था। जब गोरी की हत्या हुई तो ऐबक ने 1206 में खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और उसके वंश को गुलाम राजवंश के रूप में मान्यता दी गई। 1206 से 90 तक गुलाम वंश का शासन और भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश ये बना था। तो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा था भारत पर। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? तो यही था गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलवंत, इस राजवंश के प्रख्यात राजा ये हुआ करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को आराम शाह ने और फिर अपने पूर्व गुलाम इल्तुतमिश ने, क्लियर है? कुतुबुद्दीन ऐबक को आराम शाह ने, है ना, फिर अपने पूर्व गुलाम इल्तुतमिश ने, उन्होंने दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, याद रखिएगा। और गाइस, 1210 में अपनी मृत्यु तक इसने शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राजवंश तब समाप्त हुआ जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में अंतिम मामलुक शासक मुइज उल इद कायदाबाद को उखाड़ फेंका। उसके बाद में इसका समाप्त हो गया था राजवंश। तो आप ये डिटेल थोड़ी सी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है। अगला क्वेश्चन है, एडीजी इंडेक्स भारत स्वच्छ जल कब तक उपलब्ध कराएगा? देखिए, इस तरह से कोई इंडेक्स पूछा गया था, एग्जैक्ट उन्होंने हमें नहीं बता पाए हैं, बट कुछ हद तक उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है कि देखिए भारत स्वच्छ जल कब तक उपलब्ध कराएगा। इस तरह से कोई क्वेश्चन था, कोई इंडेक्स पूछा था। तो गाइस, उसी से रिलेटेड हम आपके लिए लेकर आए। अगर ये आपका होगा तो आपको पता चल जाएगा। जल जीवन मिशन 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल का जल सुविधा प्रदान करने के सरकार के संकल्प को पूरा करना है। तो ये 2024 हो सकता है आपको ऑप्शन में मिला हो। और भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन लागू कर रही है। तो हो सकता है ये 2024 ही आपको दिया होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? परमार वंश की राजधानी धार थी। धार हमारा सही जवाब रहेगा। गाइस, हमारी आबकारी आरक्षक के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा। महाशिवरात्रि स्पेशल ऑफर में अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, आप इनरोल कर लीजिएगा और काफी ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी। आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से जो एग्जाम में बन रहे हैं सेम उसी तरह से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। क्लियर है? तो परमार राजवंश की जो राजधानी थी ये धार थी। परमार वंश एक भारतीय राजवंश था जिसने 9वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। परमार वंश ने पश्चिम मध्य भारत के मालवा और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। परमार वंश की राजधानी धार मालवा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में स्थित एक शहर है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मिस वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? तो मिस वर्ल्ड 2022 बनी है कैरोलिना वाइलांस्का। याद रखिएगा, कैरोलिना वाइलांस्का इनका नाम है। मिस वर्ल्ड 2022 ही बनी है। तो मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब पोलैंड देश की रहने वाली है, कैरोलिना वाइलांस इनका नाम है। और कैरोलिना वाइलांस्का की उम्र मात्र 22 वर्ष है ना। इनका जन्म 1999 में हुआ था। मिस वर्ल्ड 2022 में दूसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट की रहने वाली श्री सेनी रही है और पहले नंबर पर कौन रही है? तो कैरोलिना वाइलांस्का रही है। क्लियर है? मिस वर्ल्ड 2022 में भारत की तरफ से हैदराबाद के मानसा वाराणसी ने भाग लिया था, जिनकी उम्र 24 वर्ष है।
तो ये रही आपकी कौन सी मिस वर्ल्ड। अगर आपसे क्वेश्चन मिस वर्ल्ड से पूछा गया है तो कैरोलिना वायलेंस का आपका सही जवाब रहेगा। और कुछ लोग बता रहे थे कि मिसेज वर्ल्ड आपसे पूछा गया था, तो दोनों हमने कवर करवा दिए हैं। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता कौन रही है? ये रही है सरगम कौशल। अगर आपसे मिसेज वर्ल्ड 2022 के बारे में क्वेश्चन बना था तो आपका सही जवाब रहेगा सरगम कौशल। सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सरगम कौशल ने 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। 63 देशों के सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगियों में से 32 वर्षीय ने लास वेगास में आयोजित कार्यक्रम में ताज हासिल इन्होंने किया है। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन हमने आपको कवर करवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कर्म युद्ध पुस्तक युद्ध पुस्तक के किसकी आत्मकथा है? कर्म युद्ध योद्धा बेसिकली ये है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। कर्म योद्धा जो पुस्तक है ये नरेंद्र मोदी की आत्मकथा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है कर्म योद्धा ग्रंथ। ये लिखा गया है जीवन पर। पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों के बारे में बताया है और इसका विमोचन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, आर्टिकल 342 माफ कीजिएगा 324 324, इसके तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? तो भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जो चुनाव कराने के लिए एक आयोग की स्थापना का आह्वान करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के तहत की गई थी। क्लियर है? और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक संबंधित है। चुनाव आयोग भारत में संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को निर्देशित और नियंत्रित करता है। तो ये काम चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग का राज्य में होने वाले पंचायतों और नगर पालिका चुनाव से कोई संबंध नहीं होता है। यानी राज्य में जो भी पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होते हैं उनसे चुनाव आयोग का कोई संबंध सीधा नहीं रहता है। इसके लिए भारतीय संविधान में एक अलग राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है क्लियर, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव। बाकी जितने भी बड़े लेवल के चुनाव होते हैं, विधानसभा के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, ये चुनाव आयोग के द्वारा इन पर कंट्रोल या नियंत्रण निर्देशन दिया जाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उपचुनाव के लिए समय समय पर चुनाव कराना होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए किस राज्य का चयन किया गया है? तो ये झारखंड राज्य का किया गया है। झारखंड आपका सही जवाब रहेगा। झारखंड को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग का राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ 31 मई 2022 को नई दिल्ली में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर पुरस्कार है ये प्राप्त करेगा, यानी किया है। क्लियर है? और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2012 में झारखंड जो है इसमें शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2012 में झारखंड में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, यह आपका क्वेश्चन बना है। हमें लग रहा है थोड़ा क्वेश्चन और भी कुछ होगा, पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, उसका और भी डिटेल दी होगी क्वेश्चन में। क्लियर है? तो देखिए, वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है ना। और यह कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार, केंद्र और राज्यों का वित्त और केंद्रीय बजट से जुड़े मामले को देखता है। तो ये सभी मामलों को वित्त मंत्रालय के द्वारा ही देखा जाता है। वर्तमान में निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है। जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में केंद्रीय राजस्व सचिव जो होते हैं ये कार्य करते हैं। केंद्रीय राजस्व सचिव आपका सही जवाब रहेगा। देखिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय ये है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बना है कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो ये तो केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन बना है कि जीएसटी परिषद के पदेन सचिव कौन होते हैं, तो ये होते हैं केंद्रीय राजस्व सचिव। क्लियर है? और अन्य जो सदस्य होते हैं राजस्व या वित्त के, ये केंद्रीय राज्य मंत्री, सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं। संशोधित संविधान के अनुच्छेद 379 के अनुसार जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री जो कि अध्यक्ष होते हैं, राजस्व या वित्त के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अन्य मंत्री शामिल होते हैं। केंद्रीय राजस्व सचिव जीएसटी परिषद के महासचिव, देखिए पदेन सचिव है। ये क्वेश्चन बन चुका है आपका और यही यहां से आपका पूछा गया है। क्लियर है? तो केंद्रीय राजस्व सचिव जीएसटी परिषद के पदेन सचिव है। इस परिषद का सचिवालय जो है ये कहां पर है, तो दिल्ली में स्थित है। पहली बार 2000 में वाजपेयी सरकार द्वारा जीएसटी लागू किया गया था और केंद्रीय बजट 2006-7 में है ना 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी को लागू होने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका बना है, पद्मावत किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन बना है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत आपका सही जवाब रहेगा मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। क्लियर है? मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति युग के निर्गुण प्रेमास्त्री धारा के कवि हैं और उत्तर प्रदेश के जेस के ये रहने वाले हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 कुमार सानू को दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन है इस तरह के जितने भी करंट के क्वेश्चन वो सारे हम इस ई-बुक में कवर करवा चुके हैं। अगर आपने इस ई-बुक का अभी तक परचेस नहीं किया कर लीजिएगा, तो आपका स्पेशल ऑफर अभी महाशिवरात्रि ऑफर के तहत चल रहा है।
क्लियर है। तो गाइस उषा ठाकुर ने शैलेंद्र सिंह को साल 2019, आनंद मिलिंद को साल 2020 और कुमार सानू को साल 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया है। देखिए लता मंगेशकर पुरस्कार एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो संगीत के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। भारत की कई राज्य सरकारें इस नाम से अन्य पुरस्कार भी प्रदान करती है इस नाम से, तो आप याद रखिएगा ये लता मंगेशकर जो पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती है। तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने 1984 में इस पुरस्कार की स्थापना की या शुरू किया। इस पुरस्कार में योग्यता का प्रमाण पत्र और 2 लाख रुपए की राशि नगद पुरस्कार के रूप में दी जाती है। पहले 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। लता मंगेशकर पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है, इनका नाम अगर आप पूछा जाए श्री नौशाद अली है। 1984-85 में इनको दिया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। तो गाइज वो जो पुरस्कार है उसका नाम चेंज है और वो भी हाल ही में स्थापित किया गया है जो कि पहला है। क्लियर है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये पहला दिया गया है नरेंद्र मोदी को, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका जरूर से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था ये मराठा साम्राज्य और अफगानी सेना के बीच में हुआ था। पानीपत के युद्ध के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको कवर करवा दें ताकि आपका क्वेश्चन बने आगे से तो आप कवर कर पाए। देखिए पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था ये मराठा साम्राज्य और अफगानी सेना के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को पानीपत में लड़ा गया था। और ये जो युद्ध है सदाशिव राव भाऊ यानी मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुर्रानी अफगानी सेना के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अफगानी सेना ने 3 भारतीय सहयोगियों रोहिल्ला, नजीब उद दौला है ना, अफगानों दोआब क्षेत्र और सुजाउद्दौला अवध के नवाब जो थे उनको समर्थन दिया था। तो मुख्य मराठा सेना को पेशवा जो कि मराठा प्रधानमंत्री थे इनके साथ में दक्कन क्षेत्र में तैनात किया गया था। इसे 18वीं शताब्दी में देखिए इसे 18वीं शताब्दी के सबसे बड़े और सबसे भयंकर लड़े गए युद्धों में से एक माना जाता है। अंत में युद्ध अफगानी सेना ने जीत लिया था जिसका नेतृत्व अहमद शाह दुर्रानी ने किया था। और ये जो युद्ध है मराठा साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मराठा साम्राज्य के पतन का कारण कौन सा युद्ध था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। मराठा साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन बना है आपका, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। अब गाइस यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इसमें एक चीज मिसिंग है, ईयर यहाँ पर मिसिंग है। जिन्होंने भी हमें बताया है उन्होंने ईयर नहीं बताया, उनको याद नहीं रहा है एक्चुअली में। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है हम आपके लिए सारी डिटेल लेकर आए हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा गाइस। अगर आपसे 2023 पूछा है, 22 पूछा है या 20 पूछा है, जो भी पूछा हो हम तीनों का जवाब आपको देंगे। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का जो स्थान है 2020 में 10वां स्थान, 2022 में 10वां और 2023 में 8वां स्थान। अब जो भी पूछा होगा आप आसानी से क्लिक कर पाएंगे। देखिए भारत ने लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI इसको बोला जाता है 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में 10वें स्थान पर अपना स्थान बरकरार रखा है। और ये जो रिपोर्ट है जर्मन वॉच द्वारा COP26 के साथ जारी की गई थी। नतीजन समग्र रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान पर एक बार फिर यह चीज खाली है। 3 स्थान सब शीर्ष जो 3 स्थान है वो एक बार फिर से खाली है। इसी के साथ डेनमार्क जो है ये चौथे नंबर पर है और CCPI 2022 में सर्वोच्च रैंक वाला देश डेनमार्क है जो कि चौथे नंबर पर है, क्योंकि शीर्ष 3 जो पद है या 3 रैंकिंग है शीर्ष की 3 स्थान ये खाली है। तो डेनमार्क इसमें शीर्ष स्थान पर है जो कि चौथे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि के बारे में। तो लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है ये अनिश्चित समय के लिए है। किसी भी दिन उठाए जा सकने वाले मामलों की संख्या पर शून्य घंटों के लिए आवंटित कुल समय कोई अधिकतम सीमा नहीं है। तो यहाँ पर अनिश्चित समय आपको आई थिंक ऑप्शन में दे रखा होगा। अगर ये नहीं दे रखा होगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे होगा, इधर उधर होगा, यहाँ पर और कुछ होगा। बट यहाँ पर हमने एग्जैक्ट आपको बताने की कोशिश की जो उन्होंने हमें बताया। दोपहर 1 बजे से पहले सत्र पूरा हो जाएगा, ऐसा लोकसभा का जो शून्यकाल है इसका। बाकी अधिक अनिश्चित समय है, समय की कोई सीमा नहीं। और शून्य घंटे प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है जब तक दिन यानी सभा के नियमित व्यापार के लिए एजेंडा लिया जाता है रहता है। तो आप याद रखिएगा जब तक दिन के लिए एजेंडा लिया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और एजेंडा के बीच समय अंतराल शून्य घंटे के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बना है भूरालाल समिति से। अब ये भूरालाल है, इसको भूरेलाल समिति भी बोला जाता है। तो भूरेलाल समिति से क्वेश्चन बना है भूरेलाल कौन थे? तो पर्यावरण प्रदूषण है ना प्राधिकरण के अध्यक्ष और निगरानी समिति के सदस्य थे भूरालाल। तो इनके इसी नाम से एक इन्होंने समिति बनाई है भूरेलाल समिति। तो आप याद रखिएगा वायु प्रदूषण पर रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 में शहर कर्नाटक में बढ़ते हुए प्रदूषण वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मंजूरी दी थी। तो आप याद रखिएगा भूरालाल जो समिति है इसके बारे में क्वेश्चन क्या बना था ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है। अगर आपको पता है आपकी एग्जाम थी तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा ताकि हम आगे नेक्स्ट डे शिफ्ट का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, उसमें आपको कवर करवा देंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बना है गाइस, हम आपको बता दें 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जिन लोगों का पेपर था और वो वीडियोस देख रहे हैं तो आप कमेंट में जल्दी से क्वेश्चन हमें बता दीजिएगा ताकि हम और जो हमने नंबर दिए हैं उन नंबर पे भी आप सेंड कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट जो शिफ्ट का पेपर लेकर आए उसमें आपको फर्स्ट शिफ्ट का एग्जैक्ट पूरा बता पाए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बना है GNP का पूरा नाम क्या है? GNP का पूरा नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसको बोला जाता है, जिसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। तो ये इसका फुल फॉर्म है। किसी देश के निवासियों के स्वामित्व में
उत्पादन के सभी माध्यमों द्वारा किसी निश्चित अवधि के लिए किए गए सभी उत्पादों एवं सेवाओं का एक आकलन ये होता है, जिसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। तो गाइस 16 क्वेश्चन हमें मिले थे, 4 क्वेश्चंस नहीं मिले हैं। आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपको पता है 4 क्वेश्चंस क्या थे। अब हम साइंस के और कवर कर लेते हैं फटाफट। देखिए साइंस का पहला क्वेश्चन बना है कि प्लांट एनिमेलिया से एक क्वेश्चन बना है आपका साइंस में। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से वर्गीकी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा निम्न में से कौन क्षार है या कौन अम्ल है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। अब ऑप्शंस भी नहीं मिले हैं, नहीं तो हम आपको बता देते। क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है प्लाज्मा झिल्ली किस कार्बनिक अणुओं से बनी होती है। तो प्लाज्मा जो झिल्ली बनी होती है ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जिसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, ये मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। प्रमुख लिपिड एक बाइलर में व्यवस्थित होते हैं और फास्फोलिपिड कहलाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ये आप याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली में भी जैव रासायनिक जांच के अनुसार प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। विभिन्न सेल प्रकारों में लिपिड और प्रोटीन का अनुपात भिन्न होता है। क्लियर है। उदाहरण के लिए मानव में एरिथ्रोसाइट्स की झिल्ली में लगभग 40% लिपिड और 52% प्रोटीन होता है। तो आप देख लीजिएगा एक बार इनको, क्योंकि ये जो डिटेल एक्स्ट्रा हम आपके लिए लेकर आए ये आपकी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हमने कांस्टेबल में भी इसी टाइप से आपको कवर करवाया था और नेक्स्ट शिफ्ट में यानी कि अब हमने कवर करवा दिया और उसके अगली शिफ्ट में सेम क्वेश्चंस वहीं से पूरे छपे थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये कोई बीमारी थी, किस रोग से संबंधित है, एक वर्ड दिया रखा था, ये एग्जैक्ट पता नहीं है क्या है ये। अब ये किस रोग से संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बाध्यता कितनी होती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बाध्यता कितनी होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। गाइस लवन से 3 क्वेश्चंस बने थे, 3 क्वेश्चंस लवन से बने थे और एक क्वेश्चन गुणसूत्र से आपका पूछा गया था। तो ये हमने साइंस का भी आपको बता दिया है, जितना भी हमें डेटा मिला है आपको पूरी कोशिश की है बताने की, ताकि आपको एग्जैक्ट एनालिसिस पता चल पाए। अब हम मैथ्स की बात करते हैं। देखिए मैथ्स का हम आपको बता दें गाइस, औसत से रिलेटेड रेशियो से जो क्वेश्चंस बने हैं, माफ कीजिएगा एवरेज है ये, एवरेज यहाँ पर आप रेशियो कर लीजिएगा, रेशियो माफी चाहेंगे इसके लिए। देखिए ये एवरेज है, रेशियो कर लीजिएगा यानी कि आपका अनुपात है ना। अनुपात से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस अनुपात से पूछे गए हैं। लाभ हानि से 2 क्वेश्चंस बने हैं, SI से 3 क्वेश्चंस बने हैं, त्रिभुज से 2 क्वेश्चंस बने हैं और माध्य माध्यिका बहुलक से करीबन 4-5 क्वेश्चंस बने हैं। इनकी संख्या हो सकता है 5 भी हो सकती है, 5 से 6। क्लियर है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बने हैं ये यहीं से बते हैं कि वो बता रहे थे कि रेशियो और माध्य माध्यिका बहुलक से इनसे ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं। क्लियर है। अब ये पूरा आपका रहा मैथ्स का, हमने बता दिया है। बाकी और भी टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं, ज्यादा जिस टॉपिक से बने हैं वो हमने आपको बताया है, और से भी बने होंगे क्वेश्चंस। क्लियर है। अब रीजनिंग में अगर हम बात करें, देखिए एक अकेले कैलेंडर से ही 5 क्वेश्चंस बने हैं, है ना, और कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 क्वेश्चंस बने हैं, यानी 10 क्वेश्चंस तो इस दोनों टॉपिक से हो गए आपके। तो हम ज्यादा जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उन टॉपिक को आपको बता रहे हैं। क्लॉक घड़ी से 2 क्वेश्चंस बने हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, जो टॉपिक हमने आपको बताया है। और भी आगे आने वाली शिफ्ट में जैसे भी हमें पता चलता रहेगा आपको बताते रहेंगे। पूरा एनालिसिस हमने आपको कवर करवाया है ना। आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई आगे की करिएगा। जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। गाइस हमारा महाशिवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है, अप टू 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है हमारे सभी कोर्सेज पर, टेस्ट सीरीज ई बुक पर। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है आपके लिए। दोबारा से ऑफर नहीं मिलेगा, ये 22 फरवरी रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा ऑफर और दोबारा से नहीं मिलेगा। कूपन कोड आपको महाशिवरात्रि स्पेशल यूज करना है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा हमारे कुछ और भी ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज है, जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की, एमपी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है, और ये एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। इनसे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा। पूरा जो कंटेंट आपके एग्जाम में आ रहा है पूरा यहाँ पर हमने आबकारी में डाला हुआ है, आप एक बार विजिट करिएगा और चेक करिएगा। क्लियर है। ये हमारी पीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी जीके की, एमपी करंट अफेयर की ई बुक है 2022 की, मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, इसको भी आप विजिट करिएगा। और ये हमारा एमपी जीके की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, सारी डिटेल आपको वहीं पर मिल जाएगी। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों जगह हम इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको भी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा ताकि सभी लोगों को 110% रियल क्वेश्चंस पता चल पाए, गलत क्वेश्चंस उनको ना पता चले, सही क्वेश्चंस पता चल पाए। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।